आर एच कारक फैक्टर, आर एच फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। आर एच फैक्टर की जो खोज की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने की थी। ये एक प्रकार का एंटीजन होता है, ये एक प्रकार का एंटीजन होता है, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, एंटीजन होता है। तो ये आर एच फैक्टर है वो रक्त के अंदर कहाँ पाया जाता है, ये आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, आरबीसी की सतह पर। एंटीजन होता है तो सतह पर पाया जाएगा ना, आरबीसी की सतह पर पाया जाता है ये आर एच कारक, ठीक है। तो इसकी जो खोज की थी ना, खोज की थी, सबसे पहले खोज की गई थी, ये एक मकाका रीसस, रीसस बंदर, मकाका रीसस बंदर के अंदर की गई थी। रीसस से आरएच नाम पढ़ लिया था, रीसस से आरएच, आरएच नाम ये रीसस से आया हुआ है। मकाका रीसस नामक बंदर, हाँ बंदर से में की थी, में की थी, ठीक है। और खोज करने वाला वैज्ञानिक था वो था कॉर्ल लैंडस्टीनर, वही था कॉर्ल लैंडस्टीनर। और एक इसके साथ वह विनर था, विनर नाम का वैज्ञानिक, और लैंडस्टीनर और विनर, इन दोनों ने आर एच फैक्टर की खोज की थी, जो एक प्रकार का एंटीजन होता है। किसके अंदर की थी, मकाका के रीसस जो बंदर है उसके अंदर की थी, वहां से इसका नाम आर एच फैक्टर पड़ा है, ठीक है ना। ये मनुष्य के अंदर जो आर एच फैक्टर पाया जाता है आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, और ये भी रक्त समूह का निर्धारण करता है। ये जो प्रकार होते हैं ना इसके, मनुष्य के अंदर, मनुष्य में आर एच कारक, कारक 5 प्रकार का पाया जाता है, 5 होता है। उस 5 प्रकार के आर एच का नाम क्या है, देखो आर एच डी, एक तो आर एच डी है, ठीक है, एक आर एच सी कैपिटल सी है, एक आर एच स्मॉल सी है, एक आर एच डी आ गया, सी आ गया, कैपिटल ई है, और एक आर एच स्मॉल ई है। ये 5 प्रकार होते हैं। आर एच कारक के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण आर एच फैक्टर है, ये आर एच कारक है। ये आर एच जो डी है ना वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये ध्यान रखना। सबसे महत्वपूर्ण आर एच कारक कौन है, ये आर एच, जो आर एच डी है ना ये है सबसे महत्वपूर्ण। अब कुछ व्यक्ति होते हैं उनके अंदर आर एच कारक उपस्थित होता है, कुछ व्यक्ति होते हैं उनके अंदर आर एच कारक अनुपस्थित होता है। तो जिन व्यक्तियों के अंदर, जिनमें आर एच कारक उपस्थित होता है ना, उपस्थित होता है, उसको आर एच पॉजिटिव रक्त कहते हैं, आर एच पॉजिटिव रक्त, आर एच पॉजिटिव बोलते हैं, आर एच पॉजिटिव से दर्शाते हैं। जिनके अंदर आर एच कारक उपस्थित होता है उसको आर एच पॉजिटिव से दर्शाते हैं। और ऐसा व्यक्ति का रक्त समूह जिसके अंदर आर एच कारक उपस्थित होता है ना, उसको धनात्मक रक्त समूह बोलते हैं, धनात्मक रक्त समूह है। आर एच कारक उपस्थित होता है उसमें पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोला जाता है, जैसे ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, वो आर एच कारक ही निर्धारित करता है कि कोई रक्त समूह है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये क्या पाया जाता है, धनात्मक रक्त समूह बोलते हैं। जिनके अंदर आर एच अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, आर एच अनुपस्थित होता है जिसके अंदर, उसको आर एच नेगेटिव इससे दर्शाते हैं, ऋणात्मक ब्लड ग्रुप बोलते हैं, ऋणात्मक रक्त समूह बोलते हैं, ठीक है, धनात्मक रक्त समूह। अब मुझे बताओ कि आर एच, जैसे ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, वो ए प्लस कब होगा, ए माइनस कब होगा। बी ब्लड ग्रुप है, वो बी प्लस कब होगा, बी माइनस कब होगा, इसका निर्धारण करेगा एंटीजन। अब ए जो प्लस जो रक्त समूह होता है ना उसके अंदर आर एच कारक अनुपस्थित होता है, आर एच कारक उपस्थित होता है तभी तो प्लस होगा, धनात्मक होगा, आर एच कारक उपस्थित होता है। और इसके अंदर आर एच उपस्थित नहीं होता इसलिए आर एच माइनस से दर्शाते हैं। इसके अंदर आर एच कारक उपस्थित होता है, इसके अंदर आर एच कारक अनुपस्थित होता है। एंटीजन से इनका निर्धारण हो जाएगा, इसके अंदर ए एंटीजन पाई जाएगी, इसके अंदर बी, सॉरी इसके अंदर ए
एंटीजन तो वही पाई जाएगी ए, इसके अंदर बी और इसके अंदर बी। तो ये जो आर एच जो फैक्टर होता है ये कौन सा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कौन सा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है इस चीज का निर्धारण करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कब जो आर एच से पॉजिटिव जो जिसका ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव को रख दे सकता है। सामान्य हम ये देखते हैं कि जब रक्तदान किया जाता है ना तो दोनों चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। इनका रक्त समूह है, इसके अंदर एंटीजन कौन सा है और उसके अंदर आर एच फैक्टर उपस्थित है या नहीं है। आर एच जो विश्व की बात करते हैं ना, विश्व में 85% लोगों के अंदर आर एच कारक क्या पाया जाता है, आर एच प्लस पाया जाता है। और जो 15% लोग हैं ना उनके अंदर आर एच से कारक अनुपस्थित होता है, ध्यान रखना। तब जो 15% लोगों का जो ब्लड ग्रुप होता है वो नेगेटिव पाया जाता है और 85% का पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि क्या पॉजिटिव नेगेटिव को ब्लड ग्रुप रख दे सकता है या नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है, उसकी चर्चा करते हैं। चलो, अब मुझे ये बताओ कि मैं बात करता हूं कि जिनका आर एच पॉजिटिव है वो व्यक्ति आर एच नेगेटिव को रख दे सकता है क्या, आर एच नेगेटिव वाले व्यक्ति को। इसका मतलब ये हुआ कि क्या ए नेगेटिव को ब्लड ग्रुप रख दे सकता है क्या, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, ए को सीधा दे सकता है, वहां एंटीजन का पड़ा था। पर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आ जाए तब बात करते हैं कि जो ए पॉजिटिव है ना, ए पॉजिटिव वो ए नेगेटिव को रख दे सकता है क्या। तो ध्यान रखना इसके अंदर आर एच प्लस है, मतलब आर एच कारक उपस्थित है, मतलब इस रक्त के अंदर क्या है, एंटीजन है। ये आर एच एक प्रकार का एंटीजन तो होता है ना। अब मुझे बताओ आर एच प्लस वाला व्यक्ति के अंदर एंटीजन है, वो इसके अंदर प्रवेश करेगा, इसके अंदर प्रवेश करेगा। तो मुझे बताओ इसके अंदर प्रवेश करेगा, इसके अंदर कोई एंटीजन है क्या, होगी स्वाभाविक, उसके अंदर एंटीजन होगी, कोई ना कोई तो एंटीजन होगी, कोई ना कोई तो रक्त होगा। तो एंटीजन होगी तो बाहर से कोई ना कोई एंटीजन आएगा ना, बाहर से कोई ना कोई एंटीजन आएगा। तो ध्यान रखना इसके अंदर है ना, इसके अंदर एक प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाएगा, प्रतिरक्षी। और उस प्रतिरक्षी का नाम है आईजीजी। इस प्रतिरक्षी का निर्माण होता है जब आर एच पॉजिटिव वाला व्यक्ति आर एच नेगेटिव वाले व्यक्ति को रख देता है, तब उस एंटीजन को देखेगा, बाहर से कोई ना कोई आया है एंटीजन, तो ये रक्त तैयार हो जाएगा कि बाहर से कोई ना कोई आया है उससे लड़ने लड़ने के लिए। तो इसके अंदर एक प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाएगी जिसका नाम है आईजीजी, ये प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाएगी। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि आर एच पॉजिटिव वाले व्यक्ति जब आर एच नेगेटिव वाले व्यक्ति को क्या देता है, रक्त देता है, तो प्रतिरक्षी आईजीजी उत्पन्न हो जाएगी, जिससे होगा क्या, जिससे रक्त स्कंदन हो जाएगा, रक्त का थक्का बन जाएगा, रक्त का स्कंदन हो जाएगा, बिलुरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, बिलुरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु भी संभव है, ये चीजें हो सकती है। तो आपको ये पूछा था कि पॉजिटिव को नेगेटिव, अगर किसी पॉजिटिव व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है तो ए पॉजिटिव वाला अब ए नेगेटिव को रख देगा ना, तो यहाँ आईजीजी, इस व्यक्ति के अंदर आईजीजी प्रतिरक्षी बन जाएगी, जिससे रक्त का इसके अंदर स्कंदन हो जाएगा, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी और मृत्यु हो जाएगी। बिलिरुबिन यकृत के संबंधित है ये। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, मतलब पॉजिटिव वाला व्यक्ति नेगेटिव को रक्त नहीं दे सकता। अब बात करते हैं आर एस नेगेटिव वाला व्यक्ति, क्या आर एस पॉजिटिव वाले को रक्त दे सकता है, इसको इसको रख दे सकता है, हाँ जरूर दे सकता है, क्योंकि यहाँ एंटीजन क्या है, आर एच नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्ति के अंदर आर एच कारक अनुपस्थित है, आर एच कारक क्या है, अनुपस्थित है। आर एच कारक अनुपस्थित है तो एंटीजन क्या है, एंटीजन आर एच एंटीजन क्या है, अनुपस्थित है। वो इसके अंदर जाएगा तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बाहर से कोई, उसको पता ही नहीं चलेगा कि बाहर से कोई एंटीजन आई है क्या। तो आर एच नेगेटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव को रख दे सकता है, पॉजिटिव वाला व्यक्ति नेगेटिव को रखते नहीं दे सकता। ये आपके समझ में आ गई होगी ये चीजें बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो इसके बाद में हम ये चर्चा करते हैं, ये भी आपके कंफ्यूज दूर हो गया कि कौन किसको रख दे सकता है अब। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम ये बात करते हैं, मुझे ये बताओ, अब हम ये देखते हैं कि बच्चे का जन्म होता है, जैसे पिता और माता, आर एच फैक्टर बात करता हूं कि आर एच, अगर पिता के अंदर अगर आर एच कारक उपस्थित है ना और माता के अंदर भी आर एच कारक उपस्थित है, तो उसकी संतान के अंदर भी आर एच कारक क्या होगा, उपस्थित होगा। आर एच प्लस का मतलब है आर एच कारक उपस्थित। ठीक है, अब बात करते हैं अगर पिता और माता
पिता के पास आर एच पॉजिटिव है, माता के पास आर एच नेगेटिव है, तो भी आर एच पॉजिटिव होगा। ठीक है, पिता के पास आर एच नेगेटिव है, माता के पास आर एच पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, तो भी आर एच पॉजिटिव होगा, मतलब आर एच कारक उपस्थित होगा। मतलब पिता और माता मुंह एक में अगर आर एच पॉजिटिव होगो नहीं तो फिर संतान को हमेशा बर्ड के अंदर आर एच के होगो, आर एच कारक उपस्थित होगो। पर ऐसा हो जाए कि पिता के अंदर भी और माता के अंदर भी, दोनों के अंदर ही आर एच कारक अनुपस्थित है, दोनों के अंदर भी क्या अनुपस्थित है, तब उसकी संतान में भी अनुपस्थित होगा। ये एक केस अलग से है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो अब ये बात करते हैं कि अगर एक कंडीशन बनती है आर एच कारक से संबंधित, वो कंडीशन में यहां लिख देता हूं कि अगर पिता और माता, पिता के अंदर आर एच कारक उपस्थित है, प्लस का मतलब है उपस्थित है, माता के अंदर आर एच कारक अनुपस्थित है, तब यहां पर एक केस बनता है। क्या बनता है मुझे बताओ? आर एच कारक माता के अंदर है तो उसकी जो संतान है ना, संतान के अंदर मुझे बताओ आर एच कारक क्या होगा? उपस्थित होगा। क्या होगा? उपस्थित होगा। इससे जो संतान है ना, संतान, संतान संतान के अंदर अनुपस्थित होगा। जैसे बात करते हैं, जैसे ये है भी, ये महिला का गर्भ है, गर्भाशय के अंदर ये बच्चा है। ठीक है, बच्चा है। अब मुझे बताओ इसके अंदर आर एच प्लस है और इसके अंदर आर एच माइनस है। इसका मतलब है माता के अंदर एंटीजन है ना, आर एच एंटीजन है, वो अनुपस्थित है और इसके अंदर क्या है? उपस्थित है। जब रक्त यहां से बाहर से अंदर आएगा तो कोई दिक्कत होगी क्या? मुझे बताओ। आर एच नेगेटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव को दे सकता है क्या? इसके अंदर आएगा तो इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं थी, तो इसके बच्चे के कोई दिक्कत ना होगी, कोई दिक्कत ना होगी, तो इसके अंदर आ गया। अब मुझे बताओ, वापस पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, प्लस से वापस महिला के अंदर जाएगा, वो रक्त ऐसा गुजरेगा, तब क्या होगी भी? तब दिक्कत होनी चाहिए। पर पहला जो शिशु होता है ना, पहले इसको समझ में नहीं आता है कि यार ऐसा हो क्या रहा है अपने साथ। ठीक है, तो ये आर एस नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो दिक्कत होनी चाहिए। तो पहली संतान सामान्य जन्म ले लेगी, क्या ले लेगी? इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर माता के अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगी? एंटीबॉडी बन जाएगी उसके संबंधित, इस एंटीजन के संबंधित क्या बन जाएगी? एंटीबॉडी बन जाएगी। तो पहली संतान सामान्य जन्म ले लेती है, सामान्य जन्म प्रथम संतान का। अब जब दूसरी संतान जन्म लेती है ना दोस्तों, दूसरी संतान क्या लेती है? जन्म लेती है, तब वही कंडीशन होगी। माता का तो आर एच नेगेटिव रहेगा, माता का तो आर एच नेगेटिव रहेगा, इसका आर एच पॉजिटिव रहेगा, यहां से यहां तो रक्त आ जाएगा। अब देखो भी, अब यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा ना, तो यहाँ एंटीबॉडी तैयार है, सैनिक एकदम तैयार है। विश्व अगर पहली जी को एंटीजन अगर आपने बनाए विश्व आज तो झपते सी खत्म करते हैं, हाँ बिन पलटा देगा। यहाँ से वैसे ही प्रवेश करेगा ना, तो ये जो एंटीबॉडी बनी हुई है वो उसको क्या कर देगी? एंटीजन को खत्म कर देगी। ठीक है, उस एंटीजन को खत्म कर देगी, वही रक्त का स्कंदन हो जाएगा। ठीक है ना, तो दूसरी संतान है ना, दूसरी संतान की मृत्यु हो जाती है। तो दूसरी संतान की जन्म से पूर्व मृत्यु हो जाती है, जन्म से पूर्व मृत्यु हो जाती है, पूर्व मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एरिथोब्लास्टोसिस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एरिथोब्लास्टोसिस प्रक्रिया कहते हैं। दूसरी संतान का सामान्य जन्म नया होना क्या प्रक्रिया कहलाती है? एरिथोब्लास्टोसिस कहलाती है। गर्भ रक्ताणु को रखता, गर्भ रक्ताणु को रखता, गर्भ रक्ताणु को रखता कहते हैं जब दूसरी संतान है ना, दूसरी संतान का जन्म नहीं होता, दूसरी संतान का जन्म से पहले ही मृत्यु हो जाती है। एरिथोब्लास्टोसिस कहते हैं, गर्भ रक्ताणु को रखता कहते हैं। इससे बचाव के क्या उपाय हैं? हाँ, बचाव के भी उपाय हैं भी। बचाव के क्या उपाय हैं? देखो, अगर पहले चेक करवा लेना चाहिए कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पिता का पॉजिटिव हुआ, माता का नेगेटिव हुआ, तब ये कंडीशन उत्पन्न होगी। तब क्या होता है कि पहली संतान जब जन्म लेती है ना, पहली संतान जन्म लेती है, पहली संतान जन्म लेती है, पहली संतान के जन्म के 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर एक टीका लगाया जाता है। अगर वो टीका लगा देंगे ना, तो वो एंटीबॉडी निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है ना, वो टीका होता है एंटी डी का टीके के नाम से आता है, पर उसको ये भी बोलते हैं एंटी आर एच डी का टीका भी बोला जाता है। ठीक है, एंटी आर एच डी का टीका, रोहगम का टीका बोला जाता है, रोहगम का टीका भी बोला जाता है।
ठीक है, इसको एंटी आईजीजी का टीका भी बोला जाता है, इसका भी टीका बोला जाता है। तो ये टीका जब पहली संतान जन्म लेती है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर अगर ये टीका लगा लेते हैं तो माता के अंदर जो एंटीबॉडी बनेगी ना वो क्या हो जाएगी, उनको खत्म कर देगा, उसको निष्क्रिय करने का काम करता है ये टीका। और कई बार क्या होता है, 1-2% ऐसा देखने को मिलता है कि अगर ऐसे बच्चे का जन्म हो जाता है ना, बच्चे का जन्म हो जाता है, ठीक है ना, 99% तो बच्चे की गर्भ में मृत्यु हो जाएगी। अगर मृत्यु नहीं होगी, जन्म हो जाएगा, तो उसको बचाने का एक ही तरीका है, उसका पूरा का पूरा जो रक्त है ना, रक्त चेंज करना पड़ेगा, ट्रांसलेट रक्त, रक्त को क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा रक्त को चेंज करना पड़ेगा, रक्त का ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके चार हो गए। एरिथ्रोब्लास्टोसिस ये पूछा जा सकता है अभी, ठीक है ना, ये आरबीएससी की बुक के अंदर ये दे रखा है। अब बात करते हैं कि ऐसे जो आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इसके इसे रोग होते हैं, जैसे ऐसे बोलते हैं आरएच रोग बोला जाता है इसको, आरएच रोग। आरएच रोग का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसी कंडीशन हो गई कि आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव है और संतान का जन्म हो रहा है, तो आरएच संबंधित पता कैसे चलेगा कि नेगेटिव पॉजिटिव अगर जांच नहीं करवाओगे तो आरएच रोग होते हैं, उनके लक्षण होते हैं भी, हृदय गति का तेज होना, ठीक है, ऊर्जा की हानि होना, पेट का बढ़ना, पेट का बढ़ना, ये होते हैं भी आरएस के रोग। आप ये कह सकते हो कि आरएस रोग के लक्षण ये होते हैं। ठीक है, तो ये आरएस कारक कंप्लीट हो गया अपना बढ़िया तरीके से, एंटीजन एंटीबॉडी कंप्लीट हो गई। आपकी अब समझ में आ गया होगा कि कौन व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है, किसको नहीं दे सकता। ठीक है, ये एक कंडीशन होती है आरएच कारक में, जो पहली संतान सामान्य जन्म ले लेती है। तो ये रोगम का टीका या एंटी एच जी का टीका बता दिया, एंटी आरएस डी का टीका बता दिया। अब इसके बाद में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि रक्त समूह का निर्धारण आनुवांशिकता भी होता है क्या कुछ। रक्त समूह का निर्धारण कैसे होता है, रक्त समूह का निर्धारण बोल देते हैं, मतलब आनुवांशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या माता पिता का जो ब्लड ग्रुप ए या बी है उससे क्या संतान पर कोई इफेक्ट पड़ता है उससे, हाँ जरूर पड़ता है। तो ऐसा पता लगाने के लिए कि पिता का हमें ये कह दे ए ब्लड ग्रुप है, माता का बी ब्लड ग्रुप है, तो उसकी संतान का ब्लड ग्रुप क्या होने की संभावना है, ऐसा पता लगाने के लिए क्या करेंगे भी। देखो सबसे पहले क्या होता है, इसका पता लगाने के लिए शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि रक्त समूह का निर्धारण के लिए 3 कारकों को काम में लिया जाता है। कितने कारक, 3 कारक हैं, 3 कारक को काम में लेते हैं, को काम में लिया जाता है। वो 3 कारक हैं, वही हैं भी, आई ए से दर्शाते हैं, आई बी से दर्शाते हैं और आई ओ से दर्शाते हैं। इन 3 कारकों को काम में लिया जाता है। इनके लिए क्या बनाए जाते हैं, इनके जोड़े बनाने होते हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज में आपको लिखा देता हूँ थोड़ी सी। रक्त समूह निर्धारण के समय जोड़े बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं, रक्त समूह, आरबीएससी की बुक के अंदर दे रखा है, रक्त समूह निर्धारण, निर्धारण के समय जोड़े बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं भी, जोड़े बनाने पड़ते हैं। जोड़ा तो बनाना ही पड़ेगा अभी देखो। और जोड़ा बनाने के लिए क्या काम में लिया जाता है, जोड़ा बनाने के लिए, जोड़ा बनाने के लिए जो आई ओ है ना, आई ओ को काम में लेते हैं, आई ओ को काम में लेते हैं। ये जीन प्रूफ बोले जाते हैं, वैसे ये 3 चीजों काम में लिए जाते हैं। रक्त समूह निर्धारण के समय जोड़े बनाने होते हैं, और जोड़ा बनाने के लिए किसको काम में लेते हैं, आई ओ को काम में लेते हैं। अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तो जोड़ा बनाने के लिए आई ओ को काम में लेंगे। अकेला जो है ना, अकेला, अकेला आई ओ अप्रभावी होता है, अप्रभावी होता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा ये चीजें। देखो भी, जैसे किसी का ए रक्त समूह है, पिता का ए है, इसका मतलब है वहां पे आई ए को काम में लेंगे। अब आई ए अकेला काम नहीं करेगा, इसके लिए जोड़ा बनाने के लिए आई ओ को काम में लेते हैं, तो ये आई ओ बन गया। ठीक है ना। अब ये अकेला आई ओ है ना, अगर 2 आई ओ आ जाए तो ये प्रभावी नहीं होंगे, इससे निकल के आएगा वो आई ओ ही निकल के आएगा। अकेला जो आयु होता है ना, वो क्या होता है, अप्रभावी होता है। तो हम पता लगाते हैं कि पिता और माता का ब्लड ग्रुप से संतान का ज्ञात कर सकते हैं।
देखो भी पिता का और माता का, माना पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसकी संतान का क्या होने की संभावना है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले तीन कारकों को काम में लेते हैं, तो इसमें कौन सा कारक काम में आएगा, आई ए काम में आएगा। इसके अंदर आई ए और आई बी दो कारक काम में आएंगे। अब मुझे बताओ जोड़ा बनाने के लिए, यहाँ जोड़ा बन गया, यहाँ जोड़ा बनाने के लिए किसको काम में लेंगे, आई ओ को काम में लेते हैं। अब इनको मिला दीजिए भी, इस एक को पकड़िए, इससे मिलाइए पहले आई ए और आई ए। अब इसको पकड़िए, आगे वाले से मिलाइए आई ए और आई बी। अब इसको पकड़िए और इस पहले वाले से मिलाइए आई ओ और आई ए। अब इसको पकड़िए और इस दूसरे वाले से मिलाइए आई ओ और आई बी। अब देखो भी इससे क्या निकल के आया है, इससे ए ब्लड ग्रुप निकल के आया है। इससे क्या निकल के आया है, इससे ए बी निकल के आया है। इससे ए निकल के आया है, क्योंकि अकेला आईओ क्या होता है, अप्रभावी होता है। और यहां से क्या निकल के आया है, बी निकल के आया है। यहाँ ब्लड ग्रुप की 25 संभावना होगी, यहाँ ये संभावना होगी ए ब्लड ग्रुप 25%, 25%, 25%, 25%। तो ए ब्लड ग्रुप होने की संभावना कितनी होगी, 25 से 25, 50% संभावना होगी बच्चे का ब्लड ग्रुप ए हो। और बी 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 ब्लड ग्रुप होने की संभावना होगी 25%, और ए बी की होने की संभावना होगी 25%। तो ज्यादा संभावना होगी कि उसकी संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये होगा। अगर ऐसा ना हो तो देखो, पिता का माना हमने, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, माता का मानते हैं ओ ब्लड ग्रुप है। कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है। तो देखते हैं उसकी संतान का क्या होगा। चलो चेक मारा, सीधा आइडिया नहीं लगाना है, आई बी लिखेंगे, इसको आई क्या लिखेंगे, आई ओ काम में लेंगे। अब जोड़ा बनाने के लिए आई ओ काम में लेते हैं, आई ओ और आई ओ काम में लेते हैं। हम इसी एक को पकड़ते हैं, उन दोनों से बारी बारी मिलाते हैं। तो आई बी आई ओ, आई बी आई ओ, आई ओ आई ओ, आई ओ आई ओ। ठीक है, तो यहां से अकेला आई ओ ए प्रभावी होता है, तो यहां से बी ब्लड ग्रुप निकल के आ गया, यहां से बी ब्लड ग्रुप निकल के आ गया, यहां से ओ निकल के आ गया, यहां से ओ निकल के आ गया। तो मुझे बताओ कि जो बी ब्लड ग्रुप है वो होने की संभावना है 50%, और ओ ब्लड ग्रुप होने की संभावना कितनी है, 50%। ठीक है, तो ऐसा अलग अलग निकाल के देखना, अगर ए बी और ओ हो तो क्या होगा, ये भी निकाल के देखना। पिता का ए बी हो, इसका ओ हो, तो आई ए आई बी आई ओ, जोड़ा बनाने के लिए आई ओ को काम में लेंगे, इसको इससे पकड़ेंगे आई ए आई ओ, इसको इससे पकड़ेंगे आई ए आई ओ, इसको इससे पकड़ेंगे आई बी आई ओ, इसको इससे मिलाएंगे आई बी आई ओ। यहाँ से ए निकल के आएगा, यहाँ से ए निकल के आएगा, यहाँ से बी निकल के आएगा, यहाँ से बी निकल के आएगा। तो ए होने की संभावना 50%, बी होने की संभावना 50%। ध्यान रखना इसमें ए बी ब्लड ग्रुप अगर किसी एक का होगा, एक का ओ होगा ना, तो ए बी ब्लड ग्रुप उस संतान का होगा ही नहीं। ये पूछ सकता है कि बताओ कि पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, माता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसकी संतान का ब्लड ग्रुप निम्न में से कौन सा नहीं होगा, ए होगा, बी होगा, ए बी नहीं होगा और ओ भी नहीं होगा। देखो ऐसे निकाल के देखोगे इनको। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इनके संबंधित, वो पॉइंट मैं लिखा देता हूँ रक्त के संबंधित। ठीक है, वो कौन कौन से पॉइंट हैं, रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, इसके संबंधित है कुछ। चलो तो देखते हैं वो पॉइंट क्या क्या है। रक्त संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले रक्तदान दिवस। रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, अभी 14 जून को मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है। और एक आपको अंगदान दिवस पूछ लेना, अंगदान दिवस बुक के अंदर, उसी बुक के अंदर दे रखा है अंगदान दिवस। दिवस वो मनाया जाता है 13 अगस्त को, 13 अगस्त को मनाया जाता है अंगदान। 2 नंबर पॉइंट, रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया। रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया मतलब रक्त से यूरिया अलग करने की, शुद्ध करने की प्रक्रिया, प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। डायलिसिस कहलाती है।
रकत को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रकत से यूरिया को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट। जब क्या होता है, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अलग कर लेते हैं। फाइब्रिनोजन फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अलग कर लेते हैं, इस प्रोटीन को बाहर निकाल देते हैं। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अलग कर लेते हैं, को अलग करने पर जो बंचा प्लाज्मा का भाग सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में और पॉइंट देखो भी, और कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ। ठीक है, अब हम ऐसा देख लेते हैं। 1 यूनिट वाला तो मैंने बता दिया, रक्तदान यूनिट में किया जाता है। 1 यूनिट में 350 ml रक्त होता है, ये मैंने बता ही दिया था। अब हम ये देख लेते हैं रक्त के कार्य क्या क्या हैं। 5 नंबर पॉइंट, रक्त के कार्य। रक्त के कार्य क्या क्या हो सकते हैं? O2 और CO2 का परिवहन करना होता है, शरीर का तापमान नियंत्रित रखना। ठीक है, दूसरा काम क्या होगा? उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करना। तीसरा क्या होगा? शरीर का पीएच मान नियंत्रित रखना। ये आरबीएससी की बुक के अंदर दे रखे हैं भी पॉइंट है, शरीर का पीएच मान नियंत्रित रखना। इसके अलावा रक्त के अंदर क्या होते हैं भी? रक्त के अंदर होता है आरबीसी होती है, उसका काम क्या होता है? गैसों का परिवहन करना, O2 CO2 का गैसों का परिवहन करना। ठीक है, O2 का परिवहन करना, मुख्यतः O2 का परिवहन करना, O2 का परिवहन करना। O2 CO2 का परिवहन हमने श्वसन में देखा था कि किस तरीके से होता है। आरबीसी की बाद में बात करते हैं श्वेत रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काम होता है रोगाणुओं से रक्षा करना, से शरीर की रक्षा करना। इसको सैनिक भी कहा जाता है शरीर का, डब्ल्यूबीसी को। और मुख्यतः ये काम करती है, ये बी लिम्फोसाइट करती है, ये बी लिम्फोसाइट का काम होता है। ठीक है ना, एंटीबॉडी का निर्माण करने का काम यही करती है, डब्ल्यूबीसी में बी लिम्फोसाइट होती है। उसके बाद में प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? रक्त का शरीर में क्या बनाना? थक्का बनाना, फाइब्रिन का निर्माण कर लेता है ये। ठीक है, तो रक्त का थक्का बनाने के लिए मैंने बताया था कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं। रक्त को शरीर में जमने से रोकने के लिए हिपेरिन प्रोटीन आवश्यक है। तो ये रक्त के मुख्यतः कार्य हैं। 6 नंबर पॉइंट देखो, और कोई पॉइंट रहा है क्या? हाँ, ब्लड के संबंधित बता देता हूँ, ब्लड बैंक किसको कहा जाता है। ठीक है, ब्लड बैंक। शरीर का तापमान कितना होता है रे? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, उसको फारेनहाइट और उसमें बदल सकते हो भी, केल्विन में 98.6 फारेनहाइट होता है, और केल्विन में जो होता है ना वो 310 के लगभग होता है, बदल के देख लेना उनको। ठीक है ना, 310 केल्विन होता है। तो 6 नंबर पॉइंट हम देखते हैं कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। ब्लड बैंक, ब्लड बैंक कहा जाता है, वो प्लाज्मा को कहा जाता है। प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है। और अब इससे आ गया कि जो जो रक्त बैंक होता है ना, ब्लड बैंक होता है, बाहर जो बैंक लगे होते हैं, ब्लड बैंक में जो रुधिर है ना, रुधिर वो 30 दिन तक सुरक्षित रखा जाता है, 30 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। और ब्लड बैंक जो होता है ना, रक्त के बैंक होते हैं बाहर जिससे हमें रक्त खरीदते हैं, उनमें जो तापमान होता है ना, तापमान किस तापमान पर रखा जाता है? 4.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। ब्लड बैंक में सुरक्षित रखने के लिए इसको काम में लिया जाता है, सोडियम नाइट्रेट को काम में लिया जाता है। सोडियम साइट्रेट के माध्यम से ब्लड बैंक के अंदर ब्लड को 30 दिन तक सुरक्षित रखा जाता है। और टेम्परेचर कितना रखा जाता है? 4.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है। तो ये चीजें हैं भी। और कोई पॉइंट है क्या, कुछ बन गया?
अब हम ये देखते हैं कि रक्तदान कौन कर सकता है अभी। रक्तदान कौन कर सकता है उसके संबंधित है। रक्तदान कौन कौन कर सकता है, ठीक है। रक्तदान के संबंधित हैं भी, रक्तदान कौन कर सकता है उसके संबंधित पॉइंट है। रक्तदान कौन कर सकता है। रक्तदान वही कर सकता है। रक्तदान करते समय कई चीजें ध्यान में रखी जाती हैं कि बच्चे जो वर्ष है ना आयु, वो 18 से 60 वर्ष के बीच में हो, उसमें हीमोग्लोबिन है वो 12.5 हो, ठीक है। और हीमोग्लोबिन के बाद में ये देखा जाता है कि वो 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर किसी ने उसने रक्त दिया तो नहीं है, पिछले 3 महीनों के अंदर रक्त नहीं दिया होना चाहिए। वजन की बाद में बात करते हैं कि वजन होता है वो 45 kg से अधिक होना चाहिए, उनका ही रक्त लिया जाएगा, ठीक है। ये कुछ पॉसिबल होती है। और कुछ रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त के माध्यम से फैल जाते हैं। जब रक्त एक को दूसरे में देते हैं तो रोग फैल जाते हैं, जैसे एड्स रोग है। ये जांच की जाती है कि एचआईवी रोग न हो, उसके अंदर ये वायरस न हो, एड्स रोग न हो, हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस बी और सी ये न हो, उसके अंदर हिपेटाइटिस बी और सी रोग से ग्रसित न हो। अगर किसी का रोग किसी में अंदर दे रहे हैं तो, पढ़ दे रहे हैं तो, ठीक है ना। उसके बाद में जेकब रोग, जेकब रोग के बारे में आरबीएससी की बुक के अंदर दे रखा है कि ये रोग है ना, ये रोग होता है तो भी ब्लड दान नहीं कर सकते, रक्तदान नहीं कर सकते। एक उसके अंदर होता है ह्यूमंस टी लिम्फोसाइड वायरस, ह्यूमंस टी लिम्फोसाइड वायरस, इसका संक्रमण न हो, ये भी उसके अंदर दे रखा है। जेकब रोग दे रखा है, मलेरिया दे रखा है। ये अगर रोग किसी के अंदर है तो एक व्यक्ति दूसरे को रखते नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये चीजें भी, इसके अलावा एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है कि जो हमने छोड़ा है, ठीक है। तो इसी के साथ अपना पूरा ये टॉपिक रक्त के संबंधित होता है। अगली क्लास में रक्त परिसंचरण तंत्र देख लेंगे, जिसमें हृदय के बारे में देख लेंगे। उसके बाद में जितने भी प्रश्न आज तक परीक्षा के अंदर आए हुए हैं वो देख लिए जाएंगे, तो टॉपिक बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।